Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I am Pratishtha and here I am with another video. So I hope कि आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। अभी आपके एग्ज़ाम में सिर्फ़ और सिर्फ 1 महीने बाकी हैं, तो आई होप कि आप जैसे आपको बताया गया है वैसे आप पढ़ रहे हैं। बहुत पहले मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे बहुत ही अच्छे से डिटेल में वीडियोस बनाई हुई हैं, तो अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट है तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, वो वीडियोस देख सकते हैं और उससे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं वो अटैम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम होता है उसमें 200 क्वेश्चंस आते हैं 200 मार्क्स के, और उसमें जो यूआर की कट ऑफ इस समय जा रही है वो 135 से ऊपर ही जा रही है। और अगर आपको अच्छी जगह नौकरी चाहिए, आपने जो मनचाहा डिपार्टमेंट है उसमें आपको नौकरी चाहिए, तो फिर आपके जो मार्क्स होने चाहिए वो करीब 150 होने चाहिए, इससे भी ज़्यादा ही होने चाहिए। और अगर 150 आपको मार्क्स चाहिए तो आप सोचिए कि 200 क्वेश्चन में अगर आप 110 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करते हैं तो आपके मार्क्स कैसे उतने आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करके आइए, तभी कट पिट के आपके जितने मार्क्स होंगे अगर 150 के करीब आते हैं तो ही आपका जो इस एग्ज़ाम में फ़ायदा हो सकेगा। तो आज मैं इसी बारे में आपको बताऊंगी, कुछ टिप्स आपको दूंगी, हो सकता है वो आपके एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करें। सबसे फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सीक्वेंस, कि आप किस सीक्वेंस में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, यानी कि कौन सा सेक्शन आप पहले अटेम्प्ट करते हैं। तो इसमें आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जीएस तो करना ही करना है, वो 15 मिनट्स में, क्योंकि जीएस में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि या तो वो आपको आते हैं या तो नहीं आते। तो 50 क्वेश्चंस आप 15 मिनट्स में बहुत आराम से पढ़ सकते हैं, और अगर आपको वो आते हैं तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं बहुत ही आराम से। सेकेंड, आप चाहें तो आप रीजनिंग कर सकते हैं। मैं सेकेंड रीजनिंग ही करती हूँ, क्योंकि उसमें मेरा टाइम डिसाइड होता है कि 45 मिनट्स में मैक्सिमम 45 मिनट्स मुझे लेने हैं रीजनिंग में, और उसमें मुझे सारा 50 क्वेश्चंस करना ही है। तो जो प्रेशर वाला टाइम होता है उसमें मैं रीजनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे इंग्लिश थोड़ी आसान लगती है, तो लास्ट में जब इंग्लिश का बचता है तो मुझे वो टेंशन नहीं रहती एग्ज़ाम में। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको जो रीजनिंग का कैलकुलेशन होता है वो एकदम लास्ट में करना चाहते हैं, ताकि उसमें जो समय लग रहा है वो इंग्लिश पे हावी ना पड़े। तो सबसे पहले आप जीएस कर सकते हैं 15 मिनट्स में, देन आप इंग्लिश कर सकते हैं और लास्ट में रीजनिंग रख सकते हैं। दोनों ही सीक्वेंस बहुत ही टेस्टेड है, आप चाहें तो फर्स्ट वाला करो चाहें तो सेकेंड वाला करो, लेकिन जीएस को आपको पहले करना है। और सबसे जो इसमें भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको टाइम डिसाइडेड रखना है, कि मतलब 1 घंटा अगर आपको इंग्लिश में लगता ही लगता है तो 1 घंटा इंग्लिश में रखिए, कि आप चाहें बीच में इंग्लिश को करिए या लास्ट में इंग्लिश को करिए, लेकिन 1 घंटे से ज़्यादा इंग्लिश पे टाइम नहीं वेस्ट करना है। रीजनिंग में भी ऐसे है, 40 to 45 मिनट्स ही आपको रीजनिंग में लगने चाहिए। अगर इससे ज़्यादा लग रहा है तो रीजनिंग के वो क्वेश्चंस आपको छोड़ देने हैं। तो इस तरह से सीक्वेंस भी इम्पॉर्टेंट है कि कैसे कैसे आप सेक्शंस को सॉल्व करते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, और दूसरी चीज़ कि टाइम आपका डिसाइडेड होना चाहिए। सेकेंड इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इजी क्वेश्चन से आपको स्टार्ट करना है। जैसे अगर आपने रीजनिंग को स्टार्ट करा और उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ही सीरीज़ का आ गया या फिर सिटिंग अरेंजमेंट का आ गया, उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगना है, तो उसको वहाँ पे छोड़ दीजिए। पहले जो फिगर वाले क्वेश्चंस होते हैं, पेपर फोल्ड के क्वेश्चन होते हैं, वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसमें आपको बहुत कम समय लगेगा। और उसके बाद आप जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर सिटिंग अरेंजमेंट का है या फिर सीरीज़ का है जिसमें आपको दिमाग लगाना है, जिसमें आपको टाइम लगाना है, वो क्वेश्चंस आप बाद में कर सकते हैं। इससे जो आसान वाले क्वेश्चंस होते हैं उनका प्रेशर नहीं रहता कि अभी मेरा इतना क्वेश्चन बाकी है, इतना क्वेश्चन बाकी है, ऐसा नहीं रहेगा। अगर आप आसान वाले क्वेश्चंस जल्दी जल्दी पढ़कर कर लेते हो तो उससे आपका बहुत ही टाइम बचेगा। तो हमेशा जो भी इजी क्वेश्चंस है उनसे उठाइए और बाद में जो टफ क्वेश्चन है उनकी तरफ जाइए। थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि पूरे पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो छोड़ने के लिए ही बने होते हैं, वो चाहे इंग्लिश में हो या फिर जीएस में हो और या फिर रीजनिंग में हो। जीएस और रीजनिंग में तो पक्का से ऐसे क्वेश्चंस डाले जाते हैं जो
छोड़ने के लिए ही बने होते हैं, वो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करेंगे। या फिर अगर जीएस में आप जानबूझ के तुक्का लगाने की कोशिश करते हैं तो वो गलत ही जाएंगे, वो सही हो ही नहीं सकते। ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसको आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते। ऐसे ही रीजनिंग में होता है, कुछ ऐसे बझाने वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपका बहुत सारा टाइम चला जाएगा, वही क्वेश्चन आप करते रहेंगे और जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो क्वेश्चन का आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन से क्वेश्चंस आपको छोड़ देने हैं। कुछ टाइम डिसाइड रखिए कि अगर आपको सिटिंग अरेंजमेंट में इतना समय लगता है कि मुझे मान लीजिए 1 मिनट लगता है, 2 मिनट लगता है सिटिंग अरेंजमेंट बनाने में, तो बस उतना ही समय एग्ज़ाम में भी लगना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा समय लग रहा है, आपको पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है, तो वो क्वेश्चन आप वहीं के वहीं छोड़ दीजिए। और ये सबसे ज़्यादा होता है सीरीज़ के साथ। सिटिंग अरेंजमेंट तो तब भी हो सकता है आपको आ जाए, सीरीज़ में बहुत सारे लोग बहुत देर तक पैटर्न बनाते रहते हैं, सोचते रहते हैं और उसमें उनका टाइम वेस्ट हो जाता है और पैटर्न भी कभी भी नहीं बनता है, क्योंकि ऊट पटांग कोई भी पैटर्न दिया जा सकता है। इस वजह से देखिए कि आपको वो क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है। 2 मिनट मैक्सिमम होना चाहिए, 2 मिनट किसी भी क्वेश्चन में नहीं लगना चाहिए। अगर इससे भी ज़्यादा लग रहा है तो फिर वो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ने के लिए ही बना है। अगर आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं तो ये सीधा एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते आप, आपको घर से ही ये तैयारी करके जानी पड़ेगी। और घर से तैयारी आप करेंगे मॉक टेस्ट से। मैंने कई बार आपको बताया कि कौन सा मॉक टेस्ट आप ले सकते हैं, कौन सा बेस्ट है आपके लिए। बहुत बार वीडियोज़ भी बनाई हैं, वो वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं। अगर आप अभी तक आपने मॉक टेस्ट नहीं लिए हैं तो ज़रूर ले लीजिए वो वीडियोज़ देख के। मॉक टेस्ट से क्या होता है कि आपकी स्पीड में तो मतलब स्पीड जो होती है आपकी वो तो बढ़ेगी ही, इसके साथ ही आप जब मॉक टेस्ट सॉल्व करें तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि जैसे कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आते थे उसमें आपने तुक्का लगाया, तो आप ये देख सकते हैं कि आपका तुक्का काम करता है या नहीं करता है। मैक्सिमम क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हैं तो आप ये भी देख सकते हैं कि आप जो एलिमिनेशन लगाते हैं वो सही होता है या नहीं होता है। और ये भी देख सकते हैं कि आप जो 2 घंटे का समय मिलता है उसमें आप कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं। तो मॉक टेस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसके अलावा आपको कोई भी सिलेक्शन नहीं दिला सकता है। मॉक टेस्ट के दौरान ही सारे एक्सपेरिमेंट कर डालिए। 1 महीने का समय है, बहुत सारे मॉक टेस्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। रोज़ सॉल्व कीजिए, रोज़ 1, 2, 3 मॉक टेस्ट जितने भी हो सकते हैं सॉल्व करिए। अभी आपको तैयारी का बिल्कुल भी समय नहीं है, कुछ भी नया पढ़ने का बिल्कुल भी समय नहीं है। मॉक टेस्ट पे ही रिलाई कीजिए, उसमें देखिए कि आपका कौन सा तुक्का सही जाता है, कौन आपके थॉट्स सही जाते हैं या नहीं जाते हैं, आपका एलिमिनेशन सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। उसमें ही आप देख सकते हैं कि आपको रीजनिंग में कितना टाइम लगता है। एक पर्टिकुलर जो सेक्शन है रीजनिंग का, जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट है, ब्लड रिलेशन है, उसमें आपको कितना टाइम लगता है, ये सब कुछ आपको मॉक टेस्ट से पता चल जाएगा। और यही जितनी चीज़ें आप प्रैक्टिस करेंगे वो आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा पहुँचाएंगी। और यस, मैंने आपको कई बार बताया कि मॉक टेस्ट आपको हमेशा करना है 1 आवर 45 मिनट्स में। आपको कभी भी 2 घंटे का समय नहीं लेना है, हमेशा ही 1 आवर 45 मिनट्स पे आपको मॉक टेस्ट बंद कर देना है। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको 2 घंटे का समय नहीं लगेगा। आपको बीच में थंब इम्प्रेशन लगाना पड़ता है, आपको साइन करना पड़ता है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, वो जो पेपर हॉल का जो प्रेशर होता है वो भी बेयर करना पड़ता है। तो इस वजह से आप हमेशा जो मॉक टेस्ट है उसको 1 आवर 45 मिनट्स में ही लगाने की कोशिश कीजिए। और पहले आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, आपको लगेगा कि नहीं 2 घंटे में पूरा सॉल्व करता हूँ, लेकिन जब आप अपना जो माइंड है वो ऐसा मेकअप कर लेंगे कि 1 आवर 45 मिनट्स ही हैं, तो धीरे धीरे आपको उसी में क्वेश्चंस करने की आदत पड़ जाएगी। तो सारी जितनी प्रैक्टिस है वो घर से ही करके जाइए, आप अचानक से वहाँ पे कुछ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। इस वजह से मॉक टेस्ट लगाइए 1 आवर 45 मिनट्स में। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होती है वो होती है स्पीड, कि आप कितनी स्पीड में क्वेश्चंस को करते हैं। सभी के लिए 200 क्वेश्चन है, सभी के लिए 200 मार्क्स है और सभी के लिए 2 घंटे हैं। 2 घंटे मतलब 1 आवर 45 मिनट्स के करीब है, तो सभी के लिए उतना ही टाइम है। लेकिन आप मैक्सिमम क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं ये आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है। अब स्पीड क्या, जैसे क्वेश्चंस आप जितनी देर में पढ़ते हैं या समझते हैं वो तो हमेशा सेम ही रहेगा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। पर
स्पीड आप बढ़ा सकते हैं हमेशा रीजनिंग में और इंग्लिश के आरसी में, क्योंकि उसमें आप कैसे चीज़ों को पढ़ते हैं, कितनी जल्दी पढ़ते हैं, कितनी जल्दी सॉल्व करते हैं या कितनी जल्दी समझते हैं, यह आपकी प्रैक्टिस पर बेस्ड है। अगर आप कम प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको वो चीज़ समझने में या फिर वो पैटर्न बैठाने में काफ़ी समय लगेगा, लेकिन अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाते हैं तो फिर आप जल्द से जल्द क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और जितनी स्पीड आपकी रीजनिंग में या फिर इंग्लिश के आरसी में रहेगी वही डिसाइड करेगा कि आप कितने क्वेश्चन एग्जाम में कर सकते हैं। तो हमेशा स्पीड पे ध्यान दीजिए। जो क्वेश्चन आज आपको आधा मिनट लग रहा है लगाने में, उसको 15 सेकेंड में, 20 सेकेंड में या फिर 25 सेकेंड में लगाने की कोशिश कीजिए। ये आप अपना टारगेट रखिए, तभी आप एग्ज़ाम में बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे और जल्द से जल्द सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये फ़ायदा होता है कि अगर आप बहुत जल्दी क्वेश्चंस कर लेते हैं तो लास्ट में जो आपका समय बचता है उसमें आप क्वेश्चंस को वापस से पढ़ सकते हैं। जो क्वेश्चंस आपके छूट गए वहाँ पर वापस जा सकते हैं और वापस अपना तुक्का जो भी आपको लगाना है वो लगा सकते हैं। तो स्पेयर टाइम आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो आपको पूरे कर लेने हैं, उसके बाद भी आपके पास इतना टाइम बचना चाहिए कि आप डिसाइड कर सके कि जो आपको तुक्का लगाना है वो लगाना है या नहीं लगाना। और रीजनिंग और आरसी पे मैं इतना ज़ोर इसलिए देती हूँ क्योंकि ये वो पार्ट हैं जहाँ पे आप लोगों से ज़्यादा नंबर चुरा सकते हैं, क्योंकि अगर पूरा पेपर आसान है तो सारे ही लोग वो पूरा पेपर करेंगे और कट ऑफ जो है 190 तक भी चली जा सकती है। अगर सबको वो पेपर आता है तो सारे लोग ही वैसे कर लेंगे। लोग सीरीज़ में जो रीजनिंग का सीरीज़ पार्ट होता है उसमें और जो इंग्लिश का आरसी पार्ट होता है उसमें मात खा जाते हैं। वो जो पोर्शन होता है वो किसी को भी नहीं आता है, लेकिन अगर आप वहाँ से नंबर चुराते हैं तो फिर आप डेफिनेटली लोगों से ज़्यादा नंबर ले सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आपका जो रीजनिंग का पार्ट है सीरीज़ का और जो इंग्लिश का पार्ट है आरसी का, उस पर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके जाइए घर से ही, जिससे आप एग्ज़ाम में उसमें नंबर एक्स्ट्रा ले सकें। सारी बातें हो गई। जब आपको सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको आप कैसे स्पीड में कर सकते हैं या फिर 200 क्वेश्चन 2 घंटे में आप कैसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तब आप क्या कर सकते हैं। फर्स्ट तो आपको सबको पता होगा कि आपको एलिमिनेशन करना है, एलिमिनेट करना है। जब भी आप एक क्वेश्चन पढ़िए तो आपको पता होना चाहिए, जो क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि आप 50-50 कर सकते हैं, आपको लग रहा है कि 2 ही ऑप्शन है जो कि हो सकता है, उसमें आप पक्का से तुक्का लगा कर आइए, क्योंकि फिर वहाँ पे आपके जो सही होने के चांसेस है, उस क्वेश्चन के सही होने के चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ज़रूर अगर आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं किसी क्वेश्चन में और आप 50-50 कर पा रहे हैं तो ज़रूर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आइएगा। इसके अलावा इंग्लिश में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप कॉमन सेंस से लगा सकते हैं, मतलब कि उसके रूल्स आपको नहीं आते हो मे बी, लेकिन आपको वो पढ़ने में अटपटा लगता है या फिर कभी कोई ऑप्शन आपको चूज़ करना है, वो ऑप्शन लगाने के बाद आपको वो जो सेंटेंस है वो पूरा अच्छा लग रहा है, पढ़ने में ठीक लग रहा है, तो ऐसे भी आप कॉमन सेंस से भी कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो कॉमन सेंस भी लगाइए, हो सकता है कि आपका वो जो क्वेश्चन है वो सही हो जाए। अब लास्ट में मैं बात करूँगी तुक्का लगाने की, कैसे आप तुक्का लगा सकते हैं, आपको कब लगाना चाहिए कब नहीं लगाना चाहिए। देखिए, एक करेक्ट जो क्वेश्चन होता है उस पर आपको 1 मार्क्स मिलते हैं और अगर आप उसको गलत कर देते हैं तो 0.25 आपका नेगेटिव होगा। इसका मतलब 4 अगर आप गलत क्वेश्चन करते हैं और आप 1 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो फिर जो आपका लॉस या प्रॉफिट है वो मतलब बराबर हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि कितने क्वेश्चन आपके बाकी हैं और कितना आप क्वेश्चन करिए कि अगर आप बहुत सारे क्वेश्चन गलत भी कर देते हैं तो भी आपका ज़्यादा लॉस नहीं हो। अगर 10 क्वेश्चन में आपने 8 क्वेश्चन गलत भी कर दिए और 2 क्वेश्चन आपका सही है तो भी आप किसी लॉस में नहीं है। इस तरह से आपको अंदाज़ा लगाना है और ये सारा अंदाज़ा जो है वो सब आप तभी लगा सकते हैं जब आपने जितना बाकी पेपर है वो काफ़ी अच्छे टाइम में कर लिया। अगर आपके पास टाइम ही नहीं बचा तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अब तुक्का कैसे लगाना है, कैसे नेगेटिव मार्क्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, कब आपको तुक्का लगाना चाहिए कब नहीं लगाना चाहिए, कितने कट ऑफ के आप आसपास हो तब तुक्का लगाइए, कितने क्वेश्चन का तुक्का लगाइए, इन सभी चीज़ों पे मैंने बात करी है अपने एक वीडियो में। वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो वीडियो ज़रूर देखिए, उससे आपको बहुत अच्छा अंदाज़ा लग जाएगा कि कैसे
और कब तुक्का लगाना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स हैं जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, तभी आप कट ऑफ के आसपास आ सकते हैं, अदरवाइज़ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये पेपर जो एसएससी स्टेनोग्राफर का पेपर, वो ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन आपको आते हैं वही आपको करना है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा तुक्का भी लगाना पड़ेगा, एलिमिनेशन करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें आपको टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करने पड़ेंगे ताकि आपका जो मार्क्स है वो अच्छा आ सके आपकी पोस्टिंग के लिए। तो आई होप कि ये इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प हुई होगी। ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं मॉक टेस्ट में करने के लिए, वो सारी चीज़ें आप करिए। अगर आप तब भी कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ज़रूर पूछिए और मैं ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी जल्द से जल्द। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।